Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Which one of the following characteristic features is not shown by orbital hybridization? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी खूबी शो नहीं करती? अल्फा, द ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी. जैसे कार्बन के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आप देखें कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं. वो क्या हो सकते हैं? वो 2s, 2px, 2py, 2pz. अगर हम n+l रूल के मुताबिक इनकी एनर्जी निकालें तो देखें 2s के लिए n+l 2 है, जबकि 2p के लिए n+l 3 है. तो डिफरेंस 1 का है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, एनर्जी का थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये कहाँ हिस्सा लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. अल्फा करेक्ट. बीटा, बोथ हाफ फिल्ड एज वेल एज कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. जैसे यहाँ नाइट्रोजन के केस में जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो 2s में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2px, 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब 2s कंप्लीटली फिल्ड है, 2px, 2py और 2pz क्या हैं? ये हाफ फिल्ड हैं. तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं. इसका मतलब बीटा भी करेक्ट है. चार्ली, दे कैन फॉर्म वीकर बॉन्ड्स देन दैट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की निस्बत वीकर बॉन्ड बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ किया कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz, py और px में, साथ ही 2s में भी मौजूद है. अगर ये बगैर हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए बॉन्ड बनाता तो s करैक्टर सिर्फ यहाँ होता, इन में ना होता. लेकिन जब चारों इंटरमिक्स हो जाते हैं तो आप देखें हर एक के अंदर कितने परसेंट s करैक्टर आ जाता है? 25%. तो आप तो जानते हैं कि s करैक्टर जब ज़्यादा हो तो फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती. तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसका मतलब जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग. जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? वीकर. तो ये रॉन्ग हो गया. डेल्टा है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. जैसे ये एक स्केच सा है कि एक ऑर्बिटल है s, एक px, एक py और एक pz, ये 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं. तो आप देखें नए भी कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं. अब उनमें से हर एक का नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो ये भी करेक्ट है. तो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या था कि जो सही ना हो, जो हाइब्रिडाइजेशन की खूबी ना हो, तो वो कौन सी है? चार्ली. सो द आंसर इज चार्ली. अब ये एक थोड़ा सा डाटा है ये चेक करने के लिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है या नहीं हो जाता. तो आप ज़रा देखिए, मसलन अब ये CH बॉन्ड है, ये तीनों CH बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इसका हाइब्रिडाइजेशन का. ये sp3 वाला है यानी मसलन अल्केन का हो सकता है, ये sp2 वाला है यानी अल्कीन का हो सकता है, ये sp वाला है यानी अल्काइन का. आप देखें सब की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी नहीं है. किसकी ज़्यादा है? जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड में s करैक्टर 50% है. तो कैपेसिटी ऑफ द एटम टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू ग्रेटर s करैक्टर. इसलिए बॉन्ड लेंथ कम और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली cc सिंगल बॉन्ड, cc डबल बॉन्ड, cc ट्रिपल बॉन्ड है. अब ये ट्रिपल बॉन्डेड सी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप देखें इसकी बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा है. तो वजह वही है कि इसमें कौन सा करैक्टर ज़्यादा है? s करैक्टर ज़्यादा है. तो इस डाटा से हमें ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बनते हैं तो वो आम बॉन्ड्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं. या यूं कह लें कि जितना s करैक्टर ज़्यादा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है. तो आंसर 4.
Question number 2. Fagans rule is used to decide relative ionic and covalent character in a molecule. Which of the following statements does not fulfill the condition to show more covalent character? अब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के हवाले से पूछा हुआ है, कौन सी कंडीशन नहीं है। अब देखें, ये फैजन्स रूल है, डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखिए पहली चीज़ है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन। हम यहाँ आ जाते हैं। अगर हम स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन की बात करें तो ये पहला पॉइंट है। देखिए लिथियम आइन है, सोडियम आइन है, पोटाशियम आइन है, रुबीडियम आइन है, सीजियम आइन है। तो लिथियम आइन का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है। तो हम यहाँ रूल में यही कहते हैं कि जब कैटाइन का साइज छोटा हो तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ एनाइन। अब देखिए NaF है, NaCl है, NaBr और Na है। तो इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, F का है। तो अगर इसका साइज छोटा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है। यानी एनाइन का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, जबकि कैटाइन का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। चार्ली क्या है, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। अब यहां पे देखें चार्ज ऑन कैटाइन की बात करते हैं। तो Na+ है, A+1 हो गया, Mg+2+2 हो गया, Al+3+3 हो गया। अब आप देखें इससे यूं जा रहे हैं तो कैटाइन का चार्ज बढ़ रहा है, और कैटाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो कैटाइन का चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। लास्ट पॉइंट में देखें ये F- है, ये O-2 है, ये N-3 है। तो आप देखें जितना एनाइन का चार्ज ज़्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। डेल्टा के आइन डज नॉट हैव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बट इट पोजेसेस सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये पॉइंट भी ये देखें, ये चौथा पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ। अब ज़रा देखें ये सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है। मसलन देखिए बच्चों, हमारे पास जिंक है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर ये जिंक +2 बन जाए तो क्या होगा कि ये जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये रिमूव हो जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये 3s2, 3p6 और 3d10, जबकि 4s 0। ज़रा गौर से देखिए, ये जो तीसरा शेल है इसका वैलेंस शेल कौन सा था, देखिए चौथा या तीसरा, वो चौथा था। लेकिन चौथे से अंदर वाला यानी तीसरा जो शेल है उसमें ये 2 और 6 कितने हो गए, 8 और ये 10, 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम कहते हैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देखें सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रखने वाला जो आइन होता है उसके कंपाउंड भी कोवेलेंट होते हैं। तो इसका मतलब जिंक +2 के कंपाउंड कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे। यानी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ना हो, वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम कहते हैं सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और याद रखें बच्चों, ऐसे जो एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं या आइंस के कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होता है। अब देखिए यही वजह है कि आपने ZnCl2 को कहाँ पढ़ा हुआ है, वेस्पर थ्योरी में इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। आप कहते हैं जी इसका एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री, और शेप क्या है, लीनियर। हालांकि आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जब मेटल किससे मिलती है, नॉन मेटल से, कौन सा बॉन्ड बनाती है, आयनिक। तो ये देखें मेटल है, ये नॉन मेटल है, पर इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच रूल, फैजन्स रूल। अभी हमने डिस्कस तो कर लिया। अब देखिए इसमें आंसर क्या है, आंसर है बीटा। अब बीटा क्यों है, देखिए सवाल के अंदर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन टू शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कौन सी ऐसी है जो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए नहीं है बल्कि लेस कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए है। तो हमने डिस्कस किया कि स्मॉलर द साइज ऑफ एनाइन है तो भाई वो मोर आयनिक है, NaF मोर आयनिक है देन NaI, यानी एनाइन का साइज छोटा है तो वो मोर कोवेलेंट नहीं है बल्कि मोर आयनिक है। तो इसीलिए आंसर हमारा बीटा हो गया।
क्वेश्चन 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, किस में आयनिक करैक्टर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। अब इसके ऊपर भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वही फैजन्स रूल। फैजन्स रूल अप्लाई करने से हमें ये बात समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी हमारे पास फर्स्ट ए में से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ऊपर है, लिथियम दिया हुआ है, लिथियम के बाद सोडियम भी दिया हुआ है, उसके बाद पोटाशियम भी दिया हुआ है, और फिर कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, सीजियम दिया हुआ है। अब देखें लिथियम के साथ किसको जोड़ा हुआ है, फ्लोराइड को, उसके बाद सोडियम के साथ क्लोराइड को, पोटाशियम के साथ ब्रोमाइड को, और सीजियम के साथ फिर फ्लोराइड को। सवाल क्या है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर हमने बतानी है। देखिए मैक्सिमम आयनिक करैक्टर किसके लिए होता है। अब चूंकि कैटाइन और एनाइन सब डिफरेंट है, तो हमने अभी देखा, अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कैटाइन का साइज बड़ा हो, जैसे यहाँ सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन का साइज अगर छोटा हो, एनाइन का साइज अगर छोटा हो तो आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दो रूल्स को मिला के हम बना देते हैं। तो मुझे बताएं इन कैटाइंस में सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का है। सबसे छोटा साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से किसका है, फ्लोरीन का है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर किस में होगा, सीजियम फ्लोराइड में। तो आंसर क्या हुआ, बीटा। ये नीचे इनकी परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी लिखा हुआ है कि मसलन NaCl में 72%, CSF में 92%, KBr में 77%, LiF में 84%। Question number 4. Consider the following dot and cross diagram of a molecule. ये dot and cross diagram है। Choose the right molecule which follows dot and cross diagram. ये किसकी डायग्राम है। अगर हम बच्चों बारी बारी सब की डॉट एंड क्रॉस मॉडल से डायग्राम बना दें तो देखिए CH4 की कैसी होगी। कार्बन किस ग्रुप का है, चौथे का, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कितने H से बॉन्ड बना रहा है, 4 से बॉन्ड बना रहा है। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दें तो ये कितने डॉट होंगे, 4 डॉट होंगे, हम बना दिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं तो ये देखें ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाएगी CH4 की। तो अब देखें क्या ये इस जैसी है, नहीं है, इसका मतलब अल्फा सही नहीं है। बीटा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हमने उसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से शो कर दिया, जबकि एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो ऑक्सीजन किसके साथ बना रहा होता है, कार्बन के साथ। तो अब आप देखें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को भी देखें तो ये बिल्कुल जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उस जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है, दरमियान में हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, छठे ग्रुप का है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी। अब ऑक्सीजन के ये डॉट इसका क्रॉस, ऑक्सीजन का डॉट इसका क्रॉस, तो ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए तो वो यहाँ होंगे। अब आप देखें ये ऐसा भी नहीं है, तो चार्ली भी गलत हो गया। अमोनिया क्या है, दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भला, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जबकि 3 इस तरह किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके ये क्रॉस से हम शो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखेंगे किसकी डायग्राम नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसी अमोनिया की। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break all bonds of a particular type in 1 mole of the substance, यानी Avogadro's number of molecule. All of the following factors are directly related with bond energy except. देखिए यहाँ सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है, वो बच्चों ये है कि ये एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लफ्ज़ हम क्यों यूज़ करते हैं बॉन्ड एनर्जी में।
देखें, अगर सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन और जिसके अंदर चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं, CH। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी निकालें तो याद रखें वो कभी भी सेम नहीं होती। क्यों? कि आपको पता है मीथेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो एक मीथेन दूसरे मीथेन के जब पास आता है तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टॉर्शन से कोई बॉन्ड बड़ा हो जाता है, कोई बॉन्ड छोटा हो जाता है। तो अब ज़रा देखें, मसलन मैं कहता हूँ जी इस बॉन्ड की इतनी बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, इसकी उससे भी ज़रा ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है और इसकी उससे भी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो मैं ये कहता हूँ जी सपोज इसके लिए 4 किलो जाउल चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, इसके लिए जी 2 चाहिए और इसके लिए चाहिए 1 किलो जाउल। तो अब बॉन्ड एनर्जी ना 1 किलो जाउल पर मोल होगी, ना 2, ना 3, ना 4, अब वो क्या होगी 1 + 2 + 3 + 4 और कितनी दफ़ा थी, 4 दफ़ा, यानी 4 एक जैसे बॉन्ड थे। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास बन गया 10/4, तो आंसर आ जाएगा 2.5। यानी अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इन CH4 विल नेवर बी 1, 2, 3 or 4, वो कितनी होगी 2.5। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब क्वेश्चन क्या था कि ये बॉन्ड एनर्जी जो है ये इन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है। साथ क्या पूछा हुआ था, सिवाय, यानी हमने बताना है कि किस से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उसका रिलेशन भी बता दिया कि डायरेक्ट है। हम इसको सबूत के साथ देखते हैं। देखिए, अगर बच्चों हम ये कहें कि जी हमारे पास जो बॉन्ड है वो HF है, HBr है, HI है। अब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, F की ये है, Br की ये है, I की ये है। अब HF का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, HBr का उससे कम होगा, HI का उससे कम होगा। तो आप देख रहे हैं जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अल्फ़ा में जो बात लिखी है वो क्या है, सही है। बीटा पे S करैक्टर और बॉन्ड एनर्जी और S करैक्टर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखें, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में S 50% है, डबल बॉन्ड में S करैक्टर 33% है और सिंगल बॉन्ड में 25% होता है। तो अब देखें, जिसका S करैक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो बिल्कुल सही है। चार्ली है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। तो अब ये उस वही वाली हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जितने 2 एटम्स में नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती। डेल्टा है कि बॉन्ड एनर्जी और साइज ऑफ मॉलिक्यूल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब देखिए, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक Cl2 है, एक Br2 है। अब Cl2 में दोनों Cl जो हैं इनका साइज छोटा है, जबकि Br2 में दोनों Br का साइज बड़ा है। तो अब किस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, Br2 का। तो इसके मुताबिक उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप देखें बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। इसका मतलब ये बात गलत है। तो आंसर क्या हुआ, डेल्टा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो इसी वजह से होगा ना कि उसमें एटम्स का साइज़ बड़ा होगा। एटम्स का साइज़ बड़ा होगा तो कोई से 2 एटम्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द मोस्ट पोलर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पोलर है। अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो मसलन जो पहले वाला हमारे पास कंपाउंड है CH3Br, इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड या तो C का H से होगा या फिर C का Br के साथ होगा, जबकि बीटा में H के O से बॉन्ड होंगे, चार्ली में C के C से भी बॉन्ड होंगे, C के H से भी होंगे और O के H से भी होंगे, और डेल्टा में S और O के। अब हम एक चीज़ तो पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में होती है, जैसे H और F, H और O और H और N। इसका मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो फिर बाकियों
को तो हम वैसे स्किप कर देंगे, बचेगी बीटा और चार्ली, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड होगा। लेकिन चूंकि चार्ली में अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप के आने से पोलैरिटी कम हो जाती है, सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 7, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CC बॉन्ड लेंथ इन ग्रुप 4A। जब हम ग्रुप 4A की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? कार्बन कार्बन। उसके बाद कौन है? सिलिकॉन सिलिकॉन। तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, और उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है बॉन्ड लेंथ। तो ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ 4A ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अल्फा सही है। बीटा PP बॉन्ड लेंथ इज मच मोर देन NN बॉन्ड लेंथ इन ग्रुप 5A। 5A में ऊपर NN और नीचे PP। बिल्कुल उसी तरह की बात है कि N में नंबर ऑफ शेल्स कम है तो साइज भी कम है, P में नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है तो साइज भी ज़्यादा है। तो फिर दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस फास्फोरस में ज़्यादा होगा, जबकि NN में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। चार्ली, इन द पीरियोडिक टेबल शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट पीरियड में बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? कम हो जाती है। जैसा कि अगर हमारे पास CC है और NN है तो चूंकि CC का साइज बड़ा है और NN का साइज छोटा है तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता जाएगा? बॉन्ड लेंथ बेसिकली कम होती चली जाएगी। तो ये भी सही है। डेल्टा पे है कि NN बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन CC बॉन्ड लेंथ। अभी ही मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई NN का चूंकि साइज CC से छोटा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि यहाँ इसको उलट लिख दिया तो पक्की बात है फिर आंसर कौन सा हुआ? डेल्टा। क्वेश्चन 8, एन आयनिक कंपाउंड A प्लस और B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। देखें यहाँ ऑप्शंस में जिक्र ही दो चीज़ों का है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो अगर A पे प्लस है तो इसका मतलब है ये कैटाइन बना है। तो कैटाइन तो तभी बना होगा जब A की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी, और B एनाइन तब बना होगा जब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। तो ऐसी बात हमें कहाँ नजर आ रही? बीटा पे। सो द बीटा इज आंसर। क्वेश्चन 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। ये सारे आयनिक कंपाउंड है सिवाय एक के। देखिए अगर हम इसकी बात को देखें तो बहुत आसान सी बात, मसलन ये फर्स्ट ग्रुप का है सोडियम, ये मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, ये एल्यूमिनियम जो है ये थर्ड ग्रुप का है। अब जैसे जैसे हम यूं जा रहे हैं क्या हो रहा है भला? चार्ज बढ़ रहा है। तो हमने फैजन्स रूल में पढ़ा था कि कैटाइन में जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, यानी आयनिक करैक्टर कम होगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड होंगे वो मोर कोवेलेंट और लेस आयनिक होंगे। तो चूंकि आयनिक का जिक्र किया हुआ है तो मैं ट्रेंड आयनिक के लिहाज से बना देता हूँ। तो सबसे कम आयनिक करैक्टर किस में होगा? एल्यूमिनियम के कंपाउंड में। इसका मतलब अल्फा भी नहीं हो सकता और चार्ली भी नहीं हो सकता। डेल्टा पे हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एज सच है ही कैसा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि अमोनियम आयन बनता है अमोनिया और H प्लस से, ये एक आयन है, और ये बनता है वाटर में से H प्लस के रिमूवल से। तो ये दोनों आयन आपस में जुड़ते हैं किस बॉन्ड से? आयनिक बॉन्ड से। तो ये तो आयनिक ही कंपाउंड है। तो पक्की बात है फिर आंसर कौन सा बना? बीटा। क्वेश्चन 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। देखिए BH3 में जो बोरॉन है ये थर्ड ग्रुप का है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों ने बॉन्ड बना लिए। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर।
BF3 भी बिल्कुल सेम तरीक़ाकार के ऊपर, ट्राइगोनल प्लेनर। AlCl3 भी बिल्कुल सेम, क्योंकि एलुमिनियम भी किस ग्रुप का है? थर्ड ग्रुप का। बाकी बातें भी वैसी, लेकिन नाइट्रोजन थर्ड ग्रुप का नहीं, ये किस ग्रुप का है? फिफ्थ ग्रुप का। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 ने बना लिए बॉन्ड, कितने रह गए बाकी? 2, यानी एक लोन पेयर। तो लिहाजा अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिड। ट्राइगोनल पायरामिड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये हुई कि इसकी ज्योमेट्री क्या नहीं है? ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। देखें CS2 जो है, दिस इज AB2 टाइप। CO2 क्या है? ये भी AB2 टाइप है। C2H2 क्या है? इथाइन है। इथाइन भी कौन सी टाइप का है? AB2 टाइप। लेकिन जो SO2 है ये AB3 टाइप है विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? इसकी ज्योमेट्री है बेंट, या इसे कहते हैं वी शेप्ड, या फिर इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं एंगुलर। और ये जो एंगल है SO2 के अंदर ये लेस देन 120 डिग्री होता है। अब लेस देन 120 डिग्री क्यों होता है? इसलिए होता है कि वैसे तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर तो फिर 120 होता है। तो अब चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? बेंट, वी शेप्ड या एंगुलर। और क्या नहीं है? लीनियर नहीं है। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 12, which of the following pair of compounds contain one that is giant ionic and one that is simple molecular? अब इसका मतलब जो पहला है ना वो जाइंट आइनिक होना चाहिए। अब आइनिक के लिए आमतौर पे हम एक बात पढ़ते हैं कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अब अगर आप यहाँ देखें अल्फा में तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये हो सकता है। बीटा में सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, नहीं हो सकता। चार्ली फास्फोरस ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, नहीं हो सकता। डेल्टा में कार्बन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो पक्की बात है आंसर क्या होगा? अल्फा होगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाइंट आयनिक करैक्टर रखता है, जबकि Al2Cl6 क्या है? ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। और यहाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये Al2Cl6 एक्चुअली क्या है? ये Al2Cl6 असल में AlCl3 है। ये आगे हम एक टॉपिक आएगा हमारा हेलाइड्स का सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 के हवाले से, तो उसमें मज़ीद हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए ये जब दो AlCl3 ऐसे आमने सामने आते हैं तो अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इनका जो ऑक्टेट है एल्यूमिनियम का वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रुप का था, 3 बॉन्ड बना लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होता है कि इसके सामने ये जो क्लोरीन होते हैं, 2 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब इसके आगे ये वाला क्लोरीन पड़ा हुआ, ये क्या करता है? ये इस वाले एल्यूमिनियम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह ये डायमर बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमर। तो इसीलिए ऐसे हेलाइड्स को हम पॉलीमेरिक हेलाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमेरिक हेलाइड्स। तो इनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाती है। बात ये की जाती है कि पॉलीमेरिक हेलाइड्स ऐसे हेलाइड्स हैं जिनमें ये जो हैलोजन होता है ये ब्रिज का काम करता है, किसके दरमियान? बिटवीन 2 मेटल एटम्स। तो ऐसे हेलाइड्स जिनमें हैलोजन बिटवीन 2 मेटल एटम्स किसका काम करता है? ब्रिज का काम करता है। तो ऐसे हेलाइड्स को कौन से हेलाइड्स कहते हैं? ऐसे हेलाइड्स को पॉलीमेरिक हेलाइड्स कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर है। तो बहरहाल आंसर कौन सा है? अल्फा। अब अगर हम थोड़ा सा कुछ और भी देखें, जैसे यहाँ चार्ली में PCl3 है, ये भी सिंपल मॉलिक्यूलर है। SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूलर है। SiC जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है। अगर हम पहले वाली ऑप्शन में देखें P4O10 सिंपल मॉलिक्यूलर है, CCl4 सिंपल मॉलिक्यूलर है। लेकिन यहाँ जो SiO2 है या ये फिर
जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है। तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता था कि इन ऑप्शंस में वो कौन सा है जिसमें पहला सिंपल मॉलिक्यूलर है और दूसरा जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है, तो फिर आंसर डेल्टा होता। यूं भी पूछ सकता था कि इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहला जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है जबकि दूसरा सिंपल मॉलिक्यूलर है, तो आंसर बीटा होता। वो ये भी पूछ सकता था कि बताएं इनमें से वो कौन से पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है जिनमें दोनों ही सिंपल मॉलिक्यूलर हैं, तो आंसर क्या होता चार्ली। बहरहाल अब के क्वेश्चन के मुताबिक कि पहला जॉइंट आयनिक और दूसरा सिंपल मॉलिक्यूलर, तो आंसर अल्फा। Question 13. Consider the following statements about polarity of a molecule. देखिए पहला है कि extent of polarity of covalent bond is measured, यानी covalent bond की जो polarity है उसकी extent को कैसे हम measure करते हैं in terms of dipole moment। भाई जाहिर सी बात है अगर dipole moment 0 हो तो हम कहेंगे नॉन पोलर, लेकिन dipole moment की कुछ वैल्यू होगी तो हम कहेंगे पोलर। अब dipole moment जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलर, dipole moment जितना कम उतना कम पोलर। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जी एक हमारे पास है CO2 और एक हमारे पास है SO2। अब देखिए दोनों में पोलर बॉन्ड्स हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये फिर पार्शियल नेगेटिव। और CO2 कैसा है लीनियर। अब जितना डायपोल मोमेंट लेफ्ट पे है उतना राइट पे है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा। जब भी डायपोल मोमेंट 0 तो ये चीज़ क्या होगी नॉन पोलर। जबकि SO2 में यहाँ लोन पेयर है, ये लीनियर नहीं है। अब इसका एक डायपोल मोमेंट इधर होगा दूसरा इधर होगा। जब आप हेड टू टेल रूल से इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, लाजमी इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ऊपर से नीचे, जिसे हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे। इसका मतलब जिसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायपोल मोमेंट इक्वल नहीं है किसके 0 के, और अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो लाजमी वो क्या है वो पोलर है, तो ये बात सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर हैव 0 डायपोल मोमेंट। भाई देखें ये जो CO2 है ये सिमेट्रिकल है और C पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये नॉन पोलर ही है ना। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है लगता तो सिमेट्रिकल था कि एक सल्फर के दोनों तरफ हुआ है, लेकिन चूंकि सल्फर पे क्या है लोन पेयर है तो ये क्या है नॉन पोलर नहीं है बल्कि पोलर है, तो ये बात भी सही है। तीसरा है परसेंट आयनिक करैक्टर कैसे आता है कि जो डायपोल मोमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं और जो डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का मतलब क्या है कि हम उस बॉन्ड को समझते हैं कि 100% आयनिक होता तो इतना डायपोल मोमेंट होता, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर आंसर कौन सा हुआ, आंसर डेल्टा, क्योंकि तीनों बातें सही। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें कहते हैं बच्चों डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में। तो हमें पता है अगर क्लोरोफॉर्म की हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये HC पार्शियल पॉजिटिव और ये Cl तीनों पार्शियल नेगेटिव। सेम इसके अंदर भी ऐसे का ऐसे ही होगा। तो अब देखिए एक डायपोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम, कोई भी हो सकता है, इधर भी कोई भी हो सकता था, उनमें जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो ये बात ठीक है। बीटा में क्या है, बीटा में देखें एक आपको दिया हुआ है HCl। अब HCl क्या है जी, ये पार्शियल पॉजिटिव है ये पार्शियल नेगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलर है। जबकि जो आर्गॉन है ये नॉन पोलर है, इसका मतलब इनमें जो फोर्सेस होंगी उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डी बाय फोर्सेस। इसी तरह देखिए चार्ली में क्या नोबल गैसेस, अगर फर्ज किया एक भी आर्गॉन है दूसरा भी आर्गॉन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जबकि कहता है जी एसीटोन और एसीटोन, अगर हम एसीटोन की बात करें तो ये तो बच्चों हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये एसीटोन है, इसमें O पार्शियल नेगेटिव और C पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह अगर दूसरा एसीटोन बना है तो वो भी इसी तरह का होगा, इसमें फिर देखें O पार्शियल नेगेटिव C पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इनमें जो फोर्सेस होंगी, देखिए ये तो O और C में है ना,
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब हो सकती थी जब O और H में या F और H में या N और H में होती, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. दीज आर सिंपली डायपोल डायपोल फोर्सेस. तो आंसर डेल्टा. क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस. तो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? मसलन अल्फा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ओनली. देखिए सपोज मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास है HCl, ठीक है, जबकि एक हमारे पास है, मैं ये कहता हूँ कि जी HBr, दूसरा कौन सा है? HBr है. तो अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो किसका ज़्यादा है? HCl का ज़्यादा है. तो इसका मतलब HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू HBr. दूसरी बात, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ओनली. मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर मैं वैसे ही फ़र्ज़ किया यहाँ पे 2 HCl बना दूँ और ये जैसे ये करीब करीब थे, अगर मैं इनको ज़रा दूर करके बना दूँ तो हैं तो ये भी अब वही H और Cl, लेकिन चूंकि इनका डिस्टेंस एक दूसरे से क्या हो गया? बढ़ गया, लिहाजा डायपोल डायपोल फोर्सेस कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी. तो ये असल में किसके मुताबिक है? कूलम्स लॉ के मुताबिक है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इक्वल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के. यानी जितने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होंगे यानी वो तब ज़्यादा होते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. लेकिन जब उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो ग्रेटर बॉन्ड एंगल. किसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा है? अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बच्चों जो SO3 है दिस इज़ एक्चुअली AB3 टाइप. तो इसके अंदर जो एंगल है दिस इज़ 120 डिग्री. इसी तरह SO2 जो है ये भी है तो AB3 टाइप, लेकिन चूंकि लोन पेयर है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है, लिहाजा ये दोनों रिपल्शन की वजह से करीब आ जाएंगे और जो एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा. इसी तरह CS2 है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये कैसा है जी? ये लीनियर है और यहाँ पे जो एंगल है दिस इज़ एक्चुअली ऑफ 180 डिग्री. जबकि जब हम सल्फेट की बात करते हैं जो कि SO4-2 होता है तो बेसिकली ये इसकी स्ट्रक्चर है. तो टेट्राइड्रल है, तो टेट्राइड्रल में एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री. क्वेश्चन ये था कि ग्रेटर बॉन्ड एंगल बताना है, तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा एंगल है? 180 डिग्री. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच करेक्टली. आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. बिल्कुल ठीक. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक. कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है. ये भी ठीक है. द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है. देखें ऑक्सीजन किस ग्रुप में होता है? ऑक्सीजन हमारे पास होता है पीरियोडिक टेबल के 6th ग्रुप में, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल क्या होगी? शेयरिंग. अगर इसके इलेक्ट्रॉन डॉट से थे तो इसका मतलब ये है कि 2 तो यूज़ हो गया, बाकी कितने रह गए? 4 रह गए. इसी तरह इसके 2 यूज़ हो गए तो इसके भी कितने रह गए? 4 रह गए. तो इस तरह इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी. तो ये इसकी डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है. तो अगर मैं यहाँ पे O लिख भी दूँ तो आप देखें ये तो बॉन्ड जो बनाए हुए हैं तो क्रॉस से ही बनाए हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो आंसर डेल्टा. क्वेश्चन 18. द शेप ऑफ H3O+ आयन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए बच्चों असल में हमारे पास क्या था? असल में हमारे पास था वाटर, जिसमें हम जानते हैं O पे 2 लोन पेयर होते हैं जबकि 2 इस तरह हाइड्रोजन एटम होते हैं. जब हम इसकी शेप देखते हैं तो ये शेप होती है बेंट, या इसे हम कहते हैं एंगुलर, या हम इसे कहते हैं वी शेप्ड. और हमें पता है वाटर का ये वाला जो एंगल है ये 104.5 डिग्री होता है.
लेकिन कहीं से अगर H+1 आ जाए तो ये उससे बना लेता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें पेयर अब भी उतने हैं, 1 2 3 4, अब भी 4 हैं, लेकिन अब ये लोन पेयर किस में बदल गया, बॉन्ड पेयर में। तो यानी अब 1 2 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। ये किस जैसा होगा, ये बिल्कुल अमोनिया जैसा होगा। तो ये देखिए ये लोन पेयर है, जबकि ये हमारे पास 3 क्या हैं अब, बॉन्ड पेयर, और O पे प्लस है। तो अगर ये अमोनिया जैसा है तो इसका मतलब है इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पायरामिड, और तकरीबन एंगल भी किस जैसा होगा, अमोनिया जैसा। कितना होता है, 107.5 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था कि शेप बतानी है H3O प्लस आयन की। तो H3O+ आयन की शेप किस जैसी है, अमोनिया जैसी, यानी ट्राइगोनल पायरामिडल। तो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर ज्योमेट्री, किसकी लीनियर ज्योमेट्री है। देखिए अल्फा पे जो हमारे पास कंपाउंड है, दिस इज एक्चुअली इथाइन। अब इथाइन में आप कोई भी कार्बन देखें तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसके बाद ये भी एक पेयर, ये भी 2 हो गया, तो 2 हो गया तो कौन सी शेप होती है, लीनियर। इसी तरह इसको देखें आप गौर से, इसके बाद भी 1 और 1 2 पेयर, तो ये भी कौन सा है, लीनियर। बीटा, बीटा में जब आप पहले वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 है ये, और फिर कौन सा है जी, फिर C है, C के साथ एक H है, और फिर हमारे पास है जी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ फिर कितने H हैं, 2 H हैं। तो अब आप देखें, इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इस वाले C को देखेंगे, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब ये पहले वाले C को देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कौन सा, ये आपको नज़र आएगा टेट्राहीड्रल। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है या प्लेनर नहीं है। इसी तरह चार्ली में अगर आप देखें C2H4, अगर C2H4 की आप स्ट्रक्चर बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, इधर भी H होगा इधर भी, तो ये भी आपको लीनियर नहीं नज़र आ रहा। ये क्या है, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर है। ये भी क्या है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो लीनियर सिर्फ किसकी ज्योमेट्री है, अल्फा की। क्वेश्चन 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम फॉलोज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। अब एक्सटेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं वैलेंस शेल के अंदर। जैसे CCl4 है, अगर हम CCl4 की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होता है CCl4 टेट्राहीड्रल। तो C पे कोई लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। PCl5 है। अब फास्फोरस 5वें ग्रुप में होता है। अब यहाँ बॉन्ड भी 5 बना रहा है। 5 बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि P के बाहर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 8 से ज़्यादा है, और 8 से जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो इसका मतलब PCl5 में एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, तो आंसर क्या होगा, बीटा होगा। अब इसकी शेप कौन सी है, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। एक क्लोरीन ऊपर को पायरामिड बनाता है और एक नीचे को। अगर हम BF3 देखें तो BF3 क्या है, ये हमें नज़र आ रहा है कि इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, टोटल 4 पेयर यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट किसके अंदर है, PCl5। तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 21, ऑल ऑफ द आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव 100% आयनिक करेक्टर, सीजियम फ्लोराइड हैज़ कितना आयनिक करेक्टर है इसमें, तो ये अभी हम डिस्कस करके आए थे। कितने परसेंट है जी, 92%। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया कि 100% आयनिक करेक्टर ना होने के लिए हमारे पास कितनी बातें हैं, 2 मेन बातें हैं। 2 मेन बातें कौन सी हैं, एक बात यह है कि जब आयन्स पास आते हैं तो उनके अंदर एक खूबी होती है जिसे हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि बेसिकली उनमें डिस्टॉर्शन हो जाती है, किसकी भला, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। जब डिस्टॉर्शन हो जाती है तो सम एक्सटेंट क्या भी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, सम एक्सटेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी होगा, इसलिए 100% आयनिक नहीं हो सकता। दूसरा,
देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी है पीरियोडिक टेबल में, वो फ्लोरीन की है, और कितनी है 4 है। अब देखिए अगर कोई से दो बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मैक्सिमम यानी कितना आता 4, तो हम कहते हैं वो 100% आईने का। अब कोई ऐसा एटम है ही नहीं जिसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 और वो किससे बॉन्ड बना रहा हो, फ्लोरीन से। इसका मतलब नेचर में कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो 100% आईने को, तो फिर मैक्सिमम जो करेक्टर है वो सीजियम फ्लोराइड में, और दैट इज 92%। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 22, विच of the following is the best criteria to declare that the compound is ionic in nature? अब देखिए अल्फा है, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7, तो देखिए ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर फर्ज किया कोई और ऑप्शन सूट नहीं करती तो फिर पक्की बात है यही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगली बात क्या है जी कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, कि जो आयनिक हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। तो 99% आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए सारे पानी में हल नहीं होते, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मसलन बच्चों हमारे पास NaF है, इसी तरह MgF2 है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर जो MgF2 है इसकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो NaF की सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है, किसकी निस्बत, MgF2। और MgF2 तकरीबन ना होने के बराबर हल होता है पानी में, हालांकि है तो आयनिक, पर ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम क्यों है, इसलिए कम है बच्चों कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि Na+ की निस्बत Mg+2 का क्या ज़्यादा है, चार्ज, और साइज़ क्या है कम, तो इसकी चार्ज टू साइज़ रेशो ज़्यादा है। तो F नेगेटिव आयन से अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, यानी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है किसी भी कंपाउंड की उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो MgF2 की अपनी लैटिस एनर्जी अपनी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए पानी में हल नहीं होता। लेकिन NaF हल हो जाता है, क्यों कि इसकी अपनी कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, किससे, अपनी लैटिस एनर्जी से, तो ये पानी में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। बहरहाल 99% आयनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल, तो ये भी हो सकता है। इसी तरह दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, यानी मोल्टन फॉर्म में उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्यों कि जब मोल्टन स्टेट में हम आयनिक कंपाउंड को ले आएंगे तो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में ये आयोनाइज हो जाएंगे। जब आयोनाइज हो जाएंगे यानी आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, हालांकि हम मेजर करते हैं, बस ये कहते हैं कि फास्ट होते हैं। तो बहरहाल अब ये चारों बातें वैसे तो लग रही हैं कि सही हैं सारी, लेकिन हमने इनमें से कौन सा क्राइटेरिया ढूंढना है, बेस्ट क्राइटेरिया किस चीज़ का कि हम ये कह सकें कि भाई ये आयनिक है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, चार्ली है। क्यों कि बाकी जो कंपाउंड्स या चीज़ें होती हैं वो जो कंडक्टर अगर नहीं है तो नहीं होती, जिस मर्जी फॉर्म में ले आए, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मैं अगर मिसाल दूं जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो हर फॉर्म में नॉन कंडक्टर हैं, चाहे आप मोल्टन फॉर्म में भी ले आए तो कंडक्टर नहीं होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी खूबी है, आयनिक कंपाउंड्स की, तो इसीलिए आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्गर देन अदर। सिंपल सी बात है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एटम्स में बने तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ या तो F है या O है या N है, और इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है, H और F का। तो H और F का हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए अल्फा में नहीं बन रहा, बीटा में बन रहा है, चार्ली में नहीं बन रहा, डेल्टा में नहीं बन रहा, तो फिर पक्की बात है आंसर बीटा। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। तो हमने बच्चों डिस्कस किया कई दफ़ा कि भाई नॉन पोलर जो है उसके होने के लिए दो शराइत हैं। एक शर्त यह है कि जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर देयर मस्ट बी नो लोन पेयर, उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो सेंट्रल एटम को सराउंड करने वाले एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए।
इसको दूसरे लफ्ज़ों में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई नॉन पोलर कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल है। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बना दें बारी बारी, तो जैसे पहला हमारे पास है CCl4। अब आपके सामने कार्बन चौथे ग्रुप में था, चारों ने बॉन्ड बना दिया, तो कोई लोन पेयर नहीं है। और बाहर जो चारों एटम है वो सेम है, तो पक्की बात है ये क्या है? नॉन पोलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो उसमें एक Cl की बजाय यहाँ क्या होगा? H होगा। तो अब चूंकि बाहर सिमिलर एटम नहीं है, इसलिए नॉन पोलर नहीं है बल्कि पोलर है। इसी तरह SO2 में सल्फर के ऊपर लोन पेयर आया, ये शर्त फुलफिल नहीं हुई, तो ये भी क्या हो गया? पोलर। PCl3 कैसा है? ये अमोनिया की तरह है, इसमें भी देखें ये शर्त फुलफिल नहीं हुई, क्या हो गया? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गया, तो ये भी पोलर होगा। तो फिर आंसर अल्फा। क्वेश्चन 25, टॉलुइन हैज नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। किसके अंदर? टॉलुइन के अंदर। अब टॉलुइन क्या है? टॉलुइन में असल में एक स्ट्रक्चर जो है वो किसकी है? वो है जी बेंजीन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है। और ऊपर क्या है जी? आपको नजर आता है 3 CH3। अब इधर भी एक H होता है, इधर भी H होता है, इधर भी H है, ये भी। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? टॉलुइन की स्ट्रक्चर। अब इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड है उनमें से एक कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड की तादाद 3 है। अब पाई बॉन्ड की तादाद अगर 3 है तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? 6 होगी, जो या तो चार्ली में है या डेल्टा में। तो पक्की बात है अल्फा और बीटा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सब के सब कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि आप देखें ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 15। तो चार्ली और डेल्टा में से जो ऑप्शन रह गई थी 15 किस में है? चार्ली में। सो द आंसर इज चार्ली। नेचर ऑफ बॉन्ड कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या लेस देन 0.5 हो तो बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। जैसे देखिए मैं अगर ये कहूँ कि जी हमारे पास है मीथेन, मीथेन इज एन अल्केन, या बल्कि मीथेन की बजाय मैं ले लेता हूँ ईथेन। ईथेन क्या चीज़ है भला? एक अल्केन है। आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, या तो C और H का बॉन्ड है, या फिर कौन सा बॉन्ड है? C और C का बॉन्ड है। तो अगर C और H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो H की 2.1 और C की 2.5, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 0.4। और अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अल्कीन क्या है? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंस लेस देन 0.5 है, तभी तो आप इन्हें क्या कह रहे हैं? नॉन पोलर। तो ये बात सही है गलत? तो ये सही हो गई। फिर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 एंड मोर देन 0.4 द बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट। भाई डिफरेंस तो है ना इससे ज़्यादा, तो पोलर होगा, और 1.7 से कम होता तो कोवेलेंट होता, तो बन गया पोलर कोवेलेंट। ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.6, तो हमने कभी भी 1.6 का जिक्र नहीं किया, जिक्र जब भी करते हैं तो कितना होता है? 1.7 का होता है। तो पक्की बात है चार्ली गलत। डेल्टा क्या है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर। तो बस ये भी ठीक है, तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी होती है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं होती। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस मकसद के लिए यूज़ होती है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 28, हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये डेफिनेशन है किसकी? इंथाल्पी की। तो इंथाल्पी का साइन क्या होता है? EGHS में से H। तो आंसर चार्ली। जबकि E क्या है? इंटरनल एनर्जी, जो कि सम ऑफ
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होता है। जी क्या है, फ्री एनर्जी है। एस क्या है, इंट्रोपी। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो बहरहाल आंसर चार्ली। क्वेश्चन 29, इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में नॉट टेक प्लेस। यानी अगर इंटरनल एनर्जी क्या कहता है, बढ़ी हो तो क्या नहीं हो सकता। तो हमने पहले उनको इग्नोर करना है जो हो सकता है। तो अल्फा पे स्टेट ऑफ द सिस्टम में चेंज देखें, हो सकता है कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में चेंज, भाई जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में चेंज आएगा। केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस, हो सकता है उस दौरान कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। रूट ऑफ द सिस्टम में चेंज, बिल्कुल गलत। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और जो स्टेट फंक्शन है वो रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो अल्फा बच्चे, इट कैन नॉट बी अप्लाई टू आयनिक कंपाउंड। तो हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी हो, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, तो ये थ्योरीज किसके लिए होती हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर अल्फा तो ठीक हो गया। बीटा, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। देखिए वेस्पर थ्योरी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो किसके लिए ही होती है, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए होती है। जबकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के लिए या उनकी ज्योमेट्री मालूम करने के लिए जो थ्योरी यूज़ होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फिर ये क्या है, ये बात भी सही है। चार्ली, इट फेल्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन इन इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज। जैसे हमारे पास है NH3। अब NH3 में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। एक है NF3, इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री और NF3 में 102 डिग्री। अब ये डिस्टॉर्शन है। चार्ली में लिखा है कि इट फेल्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी ये कितना एंगल कम या ज़्यादा होगा इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। तो वाकई नहीं करती। क्यों नहीं कर, कैसे नहीं करती? जैसे अब इसमें डिस्टॉर्शन से इतना एंगल कम हुआ है तो कहीं कम डिक्रीज आ जाता है, कहीं ज़्यादा डिक्रीज आ जाता है। जैसे आप देखें ये वाटर है, वाटर में हम जानते हैं ये जो एंगल है ये 104.5 डिग्री है। जबकि जब हम बात करते हैं H2S की तो इसके अंदर ये जो एंगल है ये हो जाता है कम होके कितना, सिर्फ 92 डिग्री। तो वेस्पर थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं करती कि ये इसमें इतनी कमी क्यों आई है और इसमें थोड़ी कमी क्यों आई है। तो ये क्या हो गई, ये इसकी लिमिटेशन। तो हमने क्या बतानी थी, जो लिमिटेशन ना हो। तो डेल्टा क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो थ्योरी स्टार्ट ही वहीं से होती है कि चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दोनों को कंसीडर करेंगे तो हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता पाएंगे। तो फिर आंसर कौन सा हुआ, डेल्टा। क्वेश्चन 31, अकॉर्डिंग टू वेस्पर द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है, शेप और बॉन्ड एंगल्स। अल्फा, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ईच सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये बात भी है। वेदर दीज पेयर्स आर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों कंसीडर होते हैं। चार्ली, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस स्लाइटली क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम, कि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये बात सही हो या ना हो, हमने बेसिकली क्या करना है कि जी शेप किस पे डिपेंड करती है, तो शेप डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर
दोनों पे जो कि सेंट्रल एटम के बाहर होते हैं, तो फिर आंसर डेल्टा। 32. The force which binds a metal cation to a number of electrons within its sphere of influence is known as metallic bond in terms of lattice of positive ion surrounded by mobile electrons. तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी किसने पेश की? ड्रूड ने। एक्सटेंड किसने की? लॉरेन ने। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट। अब अगर आप देखें तो ये इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल लूजेज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मेटल के तमाम एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक पूल, एक इलेक्ट्रॉनिक पूल बना देते। इलेक्ट्रॉनिक पूल का मतलब जिस तरह पूल में वाटर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक पूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर एक्चुअली डीलोकलाइज्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू एनी इंडिविजुअल आइन इन द स्फीयर। यानी ये कहना चाहता है कि जी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चिपक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई ख़ास फिक्स पोजीशन नहीं है। मसलन अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था ये वाला, तो अब ज़रूरी नहीं है ये इसके पास ही हो, ये घूम के इधर कहीं आ सकता है, और सपोज इधर वाला घूम के यहाँ कहीं आ सकता है एंड सो ऑन। तो फिर इसका मतलब कौन सी बात गलत है? चार्ली। डेल्टा देखें कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन स्फीयर ऑफ क्रिस्टल। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, इसीलिए तो ये डीलोकलाइज्ड है। क्वेश्चन 33. विच बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखें ये अमोनिया है, NH3 हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का, ये दूसरा NH3 हो गया। तो एक अमोनिया के N और दूसरे अमोनिया के H के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअली कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस नंबर पे लिखा हुआ है? 2 पे। तो आंसर चार्ली। 1,3-butadiene हैज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना दें 1,3-ब्यूटा, तो ब्यूटा में सबसे पहले ब्यूट का मतलब है कि हम कितने कार्बन बनाएंगे? 4 कार्बन बनाएंगे। फिर नंबरिंग करेंगे, सपोज 1 2 3 और ये 4। अब 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, ये 1 पे डबल बॉन्ड और ये 3 पे डबल बॉन्ड, बाकी बॉन्ड लगा के H लगाने और बॉन्ड पूरे कर देने। ये हमने कर दिया जी ऐसा। अब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो पाई बॉन्ड है वो कौन से? इधर भी एक पाई बॉन्ड है और इधर भी एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड्स की तादाद 2 है। इसका मतलब अब अल्फा भी गलत हो गया और डेल्टा भी, क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड का जिक्र किया हुआ। जबकि अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो इसके अलावा सारे सिग्मा हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 कहाँ है? बीटा और चार्ली में से बीटा में। सो द आंसर इज बीटा। 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फेट कुछ ऐसे होता है, SO4 -2, तो हमें नज़र आ रहा है टेट्राहेड्रल है। CCl4 भी इसी तरह होता है, ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। अमोनियम आयन भी इसी तरह होता है, NH4+, तो ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब BF3 है, BF3 में ये स्ट्रक्चर है, B चूँकि तीसरे ग्रुप का है तो इसमें कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो B के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर हैं। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और हमें पता है कि ये जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता? तो आंसर डेल्टा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।